दोस्तों हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन करेंगे रेशियो एनालिसिस का, जो 10 नंबर का सर ने करवाया था। और ये 10 नंबर का एग्ज़ाम के अंदर आना है, ज़रूर कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं। लिक्विडिटी रेशो होती है, एक्टिविटी रेशो होती है, सॉल्वेंसी रेशो होती है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है। इनके तकरीबन 1-2 लिक्विडिटी के फार्मूलाज हैं, 4 इसके हैं, और सॉल्वेंसी के 3 हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी के भी मेरे ख्याल से 4 फार्मूलाज हैं। लेकिन ये चारों के चारों ये नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर लगेंगे, 2-3 ही लगेंगे, और ये सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम चले जाते हैं जी यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन से हैं और शॉर्ट टर्म कौन से हैं। जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा चलने वाले होते हैं। इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंसेस शेयर होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म चलते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर बैंक क्रेडिट आ जाता है, ठीक है, कैश आ जाता है, कस्टमर एडवांस आ जाता है, ट्रेड क्रेडिट आ जाता है, मनी मार्केट। तो सारा हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ओनर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट सरप्लस। ये हमारे सारा कैपिटल एक साथ होता है। बोरोड कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स, ये हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है जो इशू करती है लोगों को, तो ये हम उनसे पैसे लेते हैं, ये पैसे लोन की किस्म है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसका एक फार्मूला मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे प्रॉब्लम आई है ये जो है क्वेश्चन के अंदर। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है जी। इंटरनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कैपिटल होता है, सारा कुछ होता है, वो उसको हम इंटरनल कहते हैं। रिटेन अर्निंग होती है, डेप्रिसिएशन फंड होते हैं, सरप्लस होता है। उसके अलावा एक्सटर्नल हमारे पास आ जाता है जी शेयर्स, बॉन्ड्स, उसके अलावा डिबेंचर्स, लोन्स। ये जितने भी हम बाहर से फाइनेंस लेते हैं या फिर बाहर से कैपिटल लेते हैं, शेयर्स के इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, लोन्स इशू करके, तो ये सारा जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो एनालिसिस। ये जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। लिक्विडिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सीरियल के जो है वो रजिस्टर से मैंने पीडीएफ बनाई है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारे पास आ जाता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्विक रेशियो का नाम लिक्विडिटी रेशियो भी है। करंट रेशियो के अंदर हमारे पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। अब हम सवाल के अंदर चले जाते हैं जी। अब हमारे पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर उसने शो किया हुआ है। करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, बिल पेएबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, टैक्स प्रोविजन है। ये हमारे पास आ जाता है करंट लाइबिलिटीज़। और करंट एसेट हमारे पास आ जाते हैं जी कैश, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेब्टर, स्टॉक। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 1 साल के अंदर यूज़ होने वाली हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर आपको ऊपर में अगर बताता चलूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं जी। लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारे पास उसने हो सकता है सर हमें जिस क्वेश्चन दें उसके अंदर ये हमें बताया ना, यहाँ पर उसने बताया हुआ करंट एसेट ये वाले हैं, करंट लाइबिलिटीज़ ये वाली हैं। तो हो सकता है यहाँ पर उन्होंने सारा इकट्ठा किया हो, तो मिक्सचर बनाया हो, तो हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर देखना है कि जी कैश हमारे पास जो है वो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास जो है वो करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेब्टर, स्टॉक, ये हमारे पास जो है वो करंट एसेट है और ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि ये अगर यहाँ पे चलें तो एक्सटर्नल और इंटरनल का ये काम होता है। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, करंट रेशियो जो है वो हमारे पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट रेशियो। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट को, तो हमारे पास आ जाएगा करंट रेशियो।
अब हमारे पास क्विक रेशो है, ठीक है, क्विक रेशो डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज़। अब क्विक रेशो जो है, अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये देखें, क्विक एसेट और क्विक और करंट लाइबिलिटीज़। क्विक रेशो जो है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है जी, करंट एसेट में से अगर आप स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्लस करके माइनस कर दें करंट एसेट के साथ, तो हमारे पास आ जाता है जी क्विक एसेट। ठीक है, क्विक एसेट का फॉर्मूला है जी, ज़रा सुन लें, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ सिरिल ने, शायद लिखा हो, नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, यहाँ पर जाए तो ये देखें क्विक एसेट, यहाँ पर उसने लिक्विडिटी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि क्विक का नाम लिक्विडिटी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट एसेट जो है उसमें से अगर हम माइनस करें स्टॉक को और यहाँ पर प्लस करें प्रीपेड एक्सपेंसेस को, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को हम प्लस करें और माइनस कर दें करंट एसेट के साथ, तो हमारे पास करंट क्विक एसेट निकल आते हैं। ठीक है, या फिर लिक्विडिटी एसेट निकल आते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, तो हमारे पास क्विक रेशियो निकल आएगी। यहाँ पर देखें, क्योंकि क्विक एसेट यहाँ पर हमें दिया नहीं हुआ, हम यहाँ पर देखेंगे यार क्विक एसेट कौन सा है। तो करंट एसेट के अंदर हमारे पास स्टॉक है, तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पर देखें प्रीपेड एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो हम स्टॉक में से करंट एसेट को माइनस कर देंगे, यानी कि इन चारों चीज़ों को हम काउंट कर लेंगे। अगर इन सबको काउंट करेंगे तो करंट एसेट आ जाएंगे। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टॉक को अगर इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्विक एसेट या फिर लिक्विडिटी एसेट आ जाएगा। तो इसको हम अगर डिवाइड कर देंगे लाइबिलिटी के साथ तो हमारे पास आ जाएगा क्विक रेशो आ जाएगा, सॉरी। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो के अंदर हमारे पास आ जाता है स्टॉक टर्नओवर, डेब्टर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अगर हम यहाँ पर चले जाएँ तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी रेशियो के अंदर आ जाता है स्टॉक टर्नओवर, डेब्टर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री होता है जी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी। कॉस्ट ऑफ सेल तो हमारे पास दी हुई है मेरे ख्याल से, अच्छा कॉस्ट ऑफ, ये देखें हमारे पास दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड हमारे पास दी हुई है, ये है। और इसको साथ हम एवरेज इन्वेंट्री को कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर सेल और एवरेज डेब्टर। ठीक है, इन दोनों का हम अगर करेंगे तो हमारे पास डेब्टर टर्नओवर आ जाएगा। क्रेडिटर टर्नओवर, क्रेडिट परचेज यहाँ पर हमें दी नहीं हुई, एवरेज क्रेडिट ये भी नहीं हमें दिया हुआ, तो ये हम छोड़ देंगे। डेब्टर टर्नओवर को भी छोड़ देंगे, क्रेडिट सेल हमें दी नहीं हुई है, ना एवरेज डेब्टर दिया हुआ है, तो ये भी हम छोड़ देंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल के अंदर सेल है डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, ये हम करेंगे। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है जी, सेल्स तो हमें दी हुई है यहाँ पर देखें, नेट सेल। ठीक है, अब हम नेट वर्किंग कैपिटल किस तरह निकालेंगे? टोटल लाइबिलिटीज़ में से, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट में से हम अगर माइनस कर देंगे इन सब को, तो करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट को हम माइनस कर देंगे आपस में, तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डेब्ट इक्विटी रेशो। अच्छा, सॉल्वेंसी, डेब्ट इक्विटी रेशो आ जाता है एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी। मैंने आपको बताया था, मैं आपको ऊपर जाके बताता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल का। अच्छा, ये है रिटेन अर्निंग, डेप्रिसिएशन फंड, सरप्लस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारा फाइनेंस होगा तो वो होता है हमारा इंटरनल, और एक्सटर्नल डिबेंचर्स, लोन, डेब्ट्स, और डिबेंचर्स नहीं, सॉरी डेब्ट्स नहीं, शेयर आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाते हैं और लोन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से हम फंड लेते हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल और ये इंटरनल है।
अच्छा, एक्सटर्नल इक्विटी और इंटरनल इक्विटी को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशो आ जाएगा। इंटरनल इक्विटी माइनस, इसका फार्मूला मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर आ जाता है जी एक्सटर्नल। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है जी, गलत लिखा हुआ है। एक्सटर्नल इक्विटी है डिवाइड बाय टोटल इक्विटी है। यहाँ पर इसने इंटरनल इक्विटी लिखा हुआ है लेकिन इंटरनल नहीं है, टोटल इक्विटी है। सर ने तो हमें इस तरह ही कराया है, आप देखें एक्सटर्नल इक्विटी और यहाँ नीचे यहाँ पर जो है वो टोटल इक्विटी है। ओके, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाती है। इसको इंटरनल कवरेज को छोड़ देंगे हम, EBIT फिक्स इंटरनल चार्जेस ये तो है ही नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं हम, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाती है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर नेट सेल डिवाइड बाय 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह निकलता है, सेल में से CGS को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो देखें, सेल्स में से हम CGS को माइनस कर दें। अब CGS क्या है मैं बताता हूँ, ये हमारे पास नेट सेल है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन दोनों को हम अगर आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ये उसके बाद डिवाइड करते हैं नेट सेल के साथ, मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट रेशो, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो आ जाती है। ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग ये तो हमारे पास दिया नहीं हुआ ना ये सब कुछ, तो हमें नेट रेशो प्रॉफिट नेट रेशो तक ही करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फार्मूला जो हैं वो आ गए। अब हम अपने जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आ देता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, इंटरनल इक्विटी याद रखिएगा। उसके बाद प्रेफरेंसेस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो भी होगा ना वो इंटरनल होगा, तो सरप्लस भी इंटरनल है। मोर्टेज डिपेंजर्स जो है वो एक्सटर्नल है। यार मैंने बताया था आपको, डिपेंजर्स जो हैं वो हम इशू करते हैं बाहर, लोन्स हो, डिपेंजर्स हों या फिर कोई और चीज़ हो, शेयर्स हों, तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर उसको बाहर से फाइनेंस लेते हैं, बाहर से कैपिटल लेते हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल है, ये तीनों जो है वो इंटरनल है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ ये सारी हैं, टैक्स प्रोविज़न भी डाल के। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड एसेट जो है वो हमारे पास फिक्स्ड है, और यहाँ पर जो है वो नेट करंट एसेट जो है वो हमारे पास ये है। फिक्स्ड एसेट का इसमें कोई यूज़ होता नहीं है वैसे, ये उसमें वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ पर नेट सेल हमारे पास 60,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS हमारे पास 51600 है। नेट इनकम बिफोर टैक्स ये नेट इनकम आफ्टर टैक्स 2000 है। तो कैलकुलेट अप्रिशिएट रेशो। अच्छा, यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि जी आपने, हो सकता है सर मैं बताने कि आपने इसमें से डेब्ट इक्विटी रेशो निकालनी है, ये निकालना है, वो निकालना है, तो उसको सबको नीचे मेंशन किया हो जो हम निकालना है, तो हम उसका अगर फार्मूला आता है तो वो हम निकाल सकते हैं। हो सकता है हम सर कैलकुलेट अप्रिशिएट रेशो कर दें, तो इसलिए हमें ये सारे के सारे जो हैं वो आने चाहिए, जितने भी फार्मूलास मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। तो जो जो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट हो सकती हैं वो हम यहाँ से पुट कर देंगे और इसका जो है वो आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, अब जाते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था करंट रेशो निकालने। करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट ये वाले हैं हमारे, सबको प्लस कर लेंगे, 14,000 आएगा। उसके बाद यहाँ से करंट लाइबिलिटीज़ को हम प्लस कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2,000, 3, 4, 5, 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 6,000 को करंट एसेट 14,000 को हम 6,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.33 आ जाएगा। क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला बताया तो क्या था कि क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक करंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, क्विक एसेट को भी निकालने का आगे फार्मूला है लिक्विडिटी रेशो। यहाँ पर मैंने बताया था क्विक का नाम लिक्विडिटी भी है, उसका क्विक एसेट का फार्मूला है जी CA, यानी कि करंट एसेट। ठीक है, उसके यानी कि स्टॉक में से अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और प्लस कर दें, सॉरी यहाँ पर उसने गलत लिखा हुआ है सरिल ने,
यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पे है। इसके बाद इसको प्लस करना है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्लस करने के बाद करंट एसेट में से इसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो हमने इन सब को प्लस करना है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है इन सब में से, तो हमारे पास आ जाएगा क्विक एसेट। ठीक है, तो क्विक एसेट यहाँ पर हम डाल देंगे जी। हमारे पास क्विक एसेट 8,000 आता है। देखें, अगर हम 6,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8,000 ये आ गया, 6,000 करंट एसेट का था, करंट लाइबिलिटी का जी। ये देखें, तो ये 6,000 ये आ गया, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री। ये फार्मूला जो है वो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, पहले मैंने बता दिए। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये देखें 51600, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 516,600। ये देखें, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? यहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस शीट है, साल के एंड में बनाई जाती है, तो साल के एंड में हमारे पास स्टॉक जो है वो सिर्फ 6,000 है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं दिया हुआ। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो इन दोनों को हम प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते, जो आंसर आता वो हमारा एवरेज इन्वेंट्री होती। ठीक है, तो स्टॉक तो हमें क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक तो हमें दिया नहीं हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक ही हमारी एवरेज इन्वेंट्री होगी। तो यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री 6,000, तो हमारे पास ये आ गया। वर्किंग कैपिटल तो को देखें, कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको बताया था कि नेट वर्किंग कैपिटल किस तरह निकालते हैं। टोटल करंट एसेट में से टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें। क्वेश्चन के अंदर जाते हैं जी। टोटल करंट एसेट, इन सबको प्लस करें, 14,000 माइनस 6,000 तो हमारे पास आ जाएगा 8,000। तो ये देखें, 14,000 माइनस 6,000, तो ये 8,000 आ गया। तो ये नेट सेल हमारे पास 60,000 थी, सॉरी किधर गई, ये नीचे। नेट सेल हमारे पास 60,000 थी, वो आ गई। तो इन दोनों को करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। नेट इक्विटी रेशो हमारे पास आ जाती है, एक्सटर्नल इक्विटी, टोटल इक्विटी। यहाँ पर इंटरनल इक्विटी लिखा हुआ था बुक वालों ने, लेकिन टोटल इक्विटी याद रखिएगा। जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो हमारे एक्सटर्नल इक्विटी होती है, और जो ऊपर वाले जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले जो फाइनेंस होता है या फिर कैपिटल होता है, वो हमारे पास इंटरनल इक्विटी होती है। ठीक है, डिबेंचर्स को देखें तो 14,000 है, तो एक्सटर्नल है, तो हमने एक्सटर्नल की जगह लिख दिया। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को अगर प्लस करेंगे तो ये देखें, 14 और 1 24 और 10 34, तो ये हमारे पास 34 आ गया। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ग्रॉस रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेल्स में से सीजीएस को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये पहले भी एक इससे आगे वाले सवाल आएंगे, उसके अंदर ये भी हमें बताया, उसके अंदर भी हमें याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हमने निकालना है तो सेल माइनस सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर आए, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास आ जाएगा जी तकरीबन 9,400 आई थिंक, नहीं 8,400 आएगा। नेट सेल इतनी है और 51600, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8,400 आ जाएगा। अच्छा, सही था। ये देखें, अगर हम यहाँ पर जाएँ नेट प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन के अंदर जाएँ तो एक मिनट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास है 2,000। ठीक है, तो अब हम 2,000 को नेट प्रॉफिट हमारे पास 2,000 है, डिवाइड बाय सेल 60,000, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं, आगे दूसरे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो ये सर ने एक और करवाया था, वो खुद ही जो है वो मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, अगर क्वेश्चन होता तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते।
तो आई थिंक उसके साथ हमारा जो है वो क्वेश्चन डन हो गया जो मैंने आपको करवाया, और इसकी प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा तो आप